जय हिंद एवरीवन। तो हम लोग तीसरे पार्ट में अब हैं, यानी चीफ नेशनल एक्टिविटीज पार्ट थर्ड। जो लास्ट टॉपिक में चीफ नेशनल एक्टिविटीज पार्ट टू में हम लोगों ने इंटरिम गवर्नमेंट के पहले तक छोड़ा था, यानी हम लोगों ने डायरेक्ट एक्शन कैंपेन तक हम लोगों ने किया था। डायरेक्ट एक्शन कैंपेन अगस्त 16 1946 तक पार्ट टू वाले वीडियो में हम लोगों ने पूरा किया। अब पार्ट थ्री में हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट उससे आगे चलेंगे, कुछ और बातों पर और कुछ फैक्ट्स है जो चीफ नेशनल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। फिर से सभी को जय हिंद है। शुरू करते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट देखिएगा, इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 2 1946 सितंबर 2 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट को बनाया गया। टेम्पोररी था ताकि ब्रिटिशर्स से पावर को ट्रांसफर किया जा सके इंडियन पॉलिटिशियन को। तो इसके हेड कौन हुए? कांग्रेस में लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्वाइंड इट, बट मुस्लिम लीग ने इसको विरोध किया। इन लोगों ने इसको समर्थन नहीं किया, और पहले जो कैबिनेट मिशन को जो समर्थन किया था वो भी वापस ले लिया मुस्लिम लीग ने। इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का जो मकसद था, पावर ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडियन सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, कि अब रूलिंग अब इंडियन संभाले। अब आ गया ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो आपको कैबिनेट मिशन के तहत जो तय किया गया था। पूरे भारत भर में से हर जगह से इलेक्शन हो करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुन करके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और वो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए तैयार किया जाता है, दिसंबर 9 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठते हैं। और उसके जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 to 11 सितंबर तक थे और 1946 में, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। उस तरफ दूसरी तरफ आपको क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, 20 फरवरी 1947 को एटली ने अनाउंस कर दिया कि ब्रिटिश विड्रॉ करेंगे इंडिया से। 30 जून 1940 तक ब्रिटिशर्स हट जाएंगे, और वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को आपको जिम्मेदारी दे दिया गया इंडिया की। वायसरायशिप जो है वो इंडिया का जिम्मेदारी दे दिया गया। किनको? लॉर्ड माउंटबेटन को। अब ये माउंटबेटन प्लान क्या आया? 1947 मार्च लॉर्ड माउंटबेटन ने लॉर्ड वेवल की जगह लिया, और 3 जून 1947 को अपना प्लान जो है उन्होंने रखा। उन्होंने प्लान ये रखा था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग देश की मांग कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने माउंटबेटन ने कम से कम जो देश को तोड़ने, कम से कम हिस्सा देश का टूटे, इसलिए एक छोटा स्मॉल पाकिस्तान ही बने। इसके लिए माउंटबेटन ने प्लान ये दिया कि पंजाब की तरफ का हिस्सा जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ का जो पंजाब है, और दूसरी तरफ बंगाल का जो हिस्सा है जो ईस्टर्न पाकिस्तान की तरफ का जो है, वहां पर ही आपको देश बनाने का पहल किया जाए। देखिए, द कंट्री वुड बी पार्टीशन बट सो वुड बी पंजाब एंड बंगाल, सो दैट लिमिटेड पाकिस्तान दैट इमर्ज वुड मीट बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ये फॉर्मूला था माउंटबेटन साहब का। ठीक है, और द लीग पोजीशन ऑन द पाकिस्तान वाज कंसीडर्ड इन दैट वुड बी क्रिएटेड, यानी एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम लीग की भी बात मान ली जाएगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो एक पोजीशन था कि भाई इंडिया का यूनिटी है वो भी ना ज्यादा डिस्टर्ब हो, तो जितना छोटा से छोटा स्मॉल एज पॉसिबल पाकिस्तान भी बन जाएगा। और ये इस बात को लेकर के था कि भाई आपको सिर्फ पंजाब और बंगाल के तरफ ही होगा। तो he down detailed principle for the partition of the country and a speedy transfer of political power in the form of dominion status to the newly formed dominion of Indian Pakistan, यानी जल्दी से जल्दी जो भी है अगर अलग करना है तो अलग करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, पॉलिटिकल पावर्स है, वो आपको दे दिया जाए। डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, दोनों को अलग अलग दे दिया जाए। इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। तो भाई मुस्लिम लीग ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस ने भी माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास कर दिया गया, और इसके तहत द एक्ट लेड डाउन डिटेल मेजर फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया कि भारत पाकिस्तान टूट गया है, और जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी जो नई सरकार जो बनी है भारत और पाकिस्तान में, वहां पे पॉलिटिकल पावर्स ब्रिटिश से हटा करके अब इंडियंस को दे दिया जाएगा। चलो यहां तक तो आप देखें 1947 तक की घटना है, जो 1947 में देश
दो हिस्से में टूट गया। और लेकिन आजादी के बाद भी इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उनका बहुत बड़ा रोल है। 550 लगभग राज्य रजवाड़ों के पास पहुंच करके उन्होंने, कश्मीर ने साइन नहीं किया, जूनागढ़ ने और हैदराबाद ने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया। क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि जूनागढ़ में, क्योंकि राजा तो मुस्लिम थे, जो वहां के रूलर मुस्लिम थे, लेकिन प्रजा हिंदू थी। ठीक, हैदराबाद के निजाम मानने को तैयार नहीं। कश्मीर के राजा हरि सिंह, उन्होंने बाद में साइन किया, तब साइन किया जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, तब उसके बाद उन्होंने साइन किया। मेरी बात समझ रहे हैं? और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये जो तरीका है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब कि भारत में शामिल कराने के लिए जो दस्तावेज है, इन 3 जगहों के नवाबों और राजाओं ने साइन नहीं किया। कश्मीर, जब 1947 में भारत पर हमला, कश्मीर के मेजर हिस्सों को पाकिस्तान ने छीन लिया, तब राजा हरि सिंह ने साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, भारत में सम्मिलित हुए। जूनागढ़ के हिंदू प्रजा ने भारत के साथ ही जाना उचित समझा, तो वो जूनागढ़ को भी ले लिया गया सेना की मदद से। हैदराबाद 1 हफ्ता तक छकाया भारतीय सेना को, लेकिन बाद में उन्होंने भी सरेंडर करके भारत में शामिल होना बेहतर समझा। तो इस तरह से ये तीनों भी आजादी के बाद शामिल नहीं हुए थे, लेकिन शामिल हो गए या करा दिए गए। कुछ फ्रेंच कॉलोनीज थी जो 1954 तक में, उनको भी हटा दिया गया इंडिया से, जैसे पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही, कारिकाल, यनम। ये कुछ ऐसे जगह थे भारत में जो कि फ्रेंचों के अंडर में था। जब फ्रेंच एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाले वीडियो में आप पढ़िएगा तो ये सारे जगहों के बारे में जिक्र वहां मिलेगा। तो इन जगहों पे फ्रेंच का कंट्रोल हटा करके इनको 1954 के बाद अपने यहां सम्मिलित कर लिया गया। फिर पुर्तगाल के भी हिस्से में कुछ हिस्से थे भारत के, जैसे गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, उनको भी 1954 में खत्म करके इनको बाई 1961 भारतीय सेना की मदद से गोवा, दमन दीव, दीव को पुर्तगाल के हवाले से आजाद करा लिया गया। तो इस तरह से इतने जगह छूटे, बने, आपको भारत बन गया। इंडिया रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेस, ईयर, फाउंडर कौन है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसको पॉज करके आप जरूर देखेंगे। इंडिया रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के बाहर जो बना है, वो ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये क्वेश्चन कई जगह पूछता है, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी था। फिर रिवोल्यूशनरी इवेंट्स किस समय में, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा इवेंट या केस हुआ, कहां पर हुआ, ईयर है, और एक्यूज किनको बनाया गया, जैसे मर्डर ऑफ सैंडर्स लाहौर है, भगत सिंह को एक्यूज किया गया, चिटगांव में सूर्य सेन। इस तरह से ये एक बार पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं, याद हो कुछ नहीं करना, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि भाई सबसे पहले ये पर्टिकुलर कांग्रेस सेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उस पर्टिकुलर कांग्रेस सेशन, क्योंकि अभी आप लोग चीफ नेशनल एक्टिविटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कांग्रेस सेशन पर्टिकुलर जगह पे वहां क्या हुआ ये जरूर पूछा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1885 को एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज 72 डेलीगेट, है ना, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसके अध्यक्ष हुए WC बनर्जी। इस तरह से करके कहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें घटना घटी, इसके बारे में आपको बताता है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी एक ही बार बेलगाम कांग्रेस सेशन में आपको एक ही बार बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं प्रेसिडेंट के। और उसके बाद ज्यादातर 1939 के बाद ज्यादातर समय कांग्रेस जेल में ही थी, या तो दबा दिया गया, उसके लिए बहुत ज्यादा 1939 के बाद, चूंकि मेजर टाइम वो लोग जेल ही में थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन कांग्रेस सेशन के लीडर्स कौन कौन थे उसको जरूर से देखिएगा। एब्रीविएटेड या अल्टरनेटिव नेम, ये देखिए, ये सबको किन पॉपुलर नेम से बुलाया जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, इनको पॉज करके जरूर देखिएगा। कुछ पॉपुलर स्टेटमेंट है जो दिया गया अलग अलग लोगों के द्वारा, जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा बैक टू वेदास, है ना, देवती एंग्लो वैदिक स्कूल्स भी है, याद है ना, DAV स्कूल्स। तो उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, धर्म चक्र प्रवर्तन, महात्मा बुद्ध, ये तो खैर बहुत, धर्म चक्र प्रवर्तन जब फर्स्ट जर्मन उन्होंने किया था, पहला उपदेश दिया था सारनाथ, जिसको सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पत्तन। फिर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, डू और डाई, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। ये बहुत पॉपुलर
स्टेटमेंट है जो आपको पूछा जाता है। रिफॉर्म्स और एक्ट्स, जो हम लोग अभी ने मेडिवल हिस्ट्री चाहे मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि ये सारे जो एक्ट्स जो स्पेशली बनाए गए थे, इन सबको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इन सबको पढ़ा हुआ है। उसकी छोटी छोटी कुछ लाइनें हैं जो आपको समझाने में मदद करेगा। जो इवेंट्स हुए, चाहे जो एक्ट्स आई, आप देख रहे हैं साइमन कमीशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए फेडरेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, साथ में साइमन कमीशन का रिपोर्ट था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स होगा, डायरकी कैसे प्रोविंसेस में लाई जाएंगी, यानी डुअल सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी या हाउसेस हो सकता है, इस तरह से करके आपको, आप देखें, इसको पॉज करके जरूर देखें, जरूर पढ़िए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके ग्लोरियस हिस्ट्री का पार्ट है ये। अच्छा, फिर गांधीयन एरा, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, चूंकि गांधी जी से एक रिलेटेड एक सवाल जरूर आता है। तो आप देखें, गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका में थे, वहां पर एक नेटल इंडियन कांग्रेस 1894 में स्टैब्लिश किया उन्होंने। फिर इंडियन एम्बुलेंस ड्यूरिंग बोयर वॉर, उधर ही अफ्रीकन रीजन में ही हो रहा था ये वॉर, बोर वॉर, तो उसमें भी ये जुड़े हुए थे। इंडियन ओपिनियन नाम के एक मैगजीन और फिनिक्स फार्म से जुड़े हुए थे जो डरबन में है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1906, एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसल्वल, ये अभी चूंकि ये लगभग अभी बाहर है, ये अभी बाहर है, इस कारण से धीरे धीरे देखिए इनका अपना जो अचीवमेंट है 1914 को तक ये अभी बाहर ही है, विदेश में है। ये आते हैं, देश में आएंगे 1915 में आएंगे और यहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत करते हैं। 1916 में देखिए एक्टिव पॉलिटिक्स से जुड़ते हैं। इनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनको पूरे भारत के समीकरण के बारे में उस समय बताए थे। 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद, खेड़ा, 19 में रौले, इस तरह से उसी समय खिलाफत को भी ये किया। और आपको जालियावाला बाग उसी समय हुआ, 20 से 22 नॉन कोऑपरेशन, चौरी चौरा हो गया 24 में। नहीं, यही मैं बता रहा था 1920 बेलगाम कर्नाटक सेशन, जहां पर उन्होंने पहला और लास्ट टाइम वो गांधी जी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। फिर उसके बाद गांधी जी रिज्यूम एक्टिव पॉलिटिक्स 1927 से। फिर 34 सिविल डिसोबीडियंस, गांधी इनविल पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। फिर सेवाग्राम 34 से 39 एक्टिव पॉलिटिक्स में फिर से दोबारा वापस आते हैं। 41 आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू होता है, लेकिन फिर बाद में विनोबा भावे की गिरफ्तारी वगैरह के बाद वापस ले लिया जाता है। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, देखिए डू और डाई का नारा देते हुए 42-44 आगा खां पैलेस में इनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। उसी समय इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी चल बसती हैं। अच्छा, ये उसके बाद आप आइए, गांधी जी उसके बाद तो जेल ही में है। फिर धीरे धीरे 46 में देखिएगा कम्युनल वायलेंस इतना बढ़ता जाता है। तो 47 में माउंटबेटन प्लान आया, पार्टीशन हुआ, गांधी जी के ना चाहते हुए भी पार्टीशन किया गया। 1948 में कई ऐसे पॉलिसी थी जिसमें कि पार्टीशन करना, हिंदुओं की हत्या, इस कारण से नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार के हत्या कर दी। अब चूंकि नाथूराम गोडसे भी चूंकि इस बात से नाराज थे, उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़िएगा तो आपको समझ भी आएगा। हालांकि हत्या तो हत्या होता है, गलत है, खैर बहरहाल। तो फिर बाद में चल करके इनको नेशनल कांग्रेस, इनका कहना था कि गांधी जी ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडिया का इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कन्वर्ट करके लोक सेवक समाज यानी खत्म करके सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए बने रहना चाहिए। लेकिन आज भी आईएनसी मौजूद है, कांग्रेस की मौजूदगी आज भी आपको मौजूद है। ये देखिए गांधी जी के कुछ फैक्ट है। डेट ऑफ बर्थ 1869, 2 अक्टूबर, पोरबंदर गुजरात में पैदा लिए। इस समय 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। फादर करमचंद गांधी, मदर पुतलीबाई, ये सब आप जानते हैं। हाँ, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव देसाई प्राइवेट सेक्रेटरी। फिर उसके बाद लिटरेरी इन्फ्लुएंस गांधी जी का किन पर, जॉन रस्किन्स अनटू द लास्ट, दिस लास्ट, और थियोडोर लियो टॉल्स्टॉय इमर्शन के द्वारा बाइबल एंड द गीता, यानी गांधी जी पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। इन सारे जो भी आपका देख रहे हैं, इनका विशेष गांधी जी के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा। इन्होंने लिखा हिंद स्वराज 1909 में, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी 27 में इन्होंने लिखा। फिर एज एन एडिटर इंडियन ओपिनियन भी इन्होंने लिखा है, इंग्लिश और गुजराती में। हरिजन 19 से 31 तक इंग्लिश, गुजराती, हिंदी में छपा। यंग इंडिया भी छपा। अदर ने महात्मा गांधी को कौन कौन क्या बोला,
जैसे महात्मा उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया 1917 में, मलंग बाबा, नंगा फकीर, निकेटसन, कबाइलीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वालों ने, पाकिस्तान तरफ के लोगों ने कहा 1930। फिर उसके बाद 1930 में इंडियन फकीर या ट्रेटर फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। फिर हाफ नेकेड सेंट कहा गया आपको फ्रैंक मॉरिस के द्वारा कहा गया, अर्धनंगा फकीर कहा गया। फिर राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1944 में इनके लिए इस्तेमाल हुआ, गांधी जी के लिए इस्तेमाल हुआ। ये कुछ बुक्स है जिनको कि जरूर से आप ध्यान रखेंगे, इनको पढ़ते वक्त इनको जरूर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस सेक्शन से किताबों के वाले सेक्शन से कि किसने क्या लिखा यहाँ से जरूर पूछता है। जैसे महात्मा गांधी आपने पढ़ा है, यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसी तरह आपका बाल गंगाधर केसरी, मराठा, गीता रहस्य, आर्टिक होम और इन वेदास, यानी आर्यंस कहाँ से आए थे, इसकी भी थ्योरी बाल गंगाधर तिलक ने दिया। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नाम से न्यूज़पेपर जारी किया था। इस तरह से करके आप देखिए अलग अलग जो है उन्होंने अलग अलग अपना लिटरेरी वर्क में पार्टिसिपेट किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री अरबिंदो ने लव एंड डेथ नाम की लिटरेरी वर्क को लिखा। भगत सिंह ने वाई आई एम एन एथिस्ट नाम की किताब को लिखा। सरोजिनी नायडू द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, है ना, उन्होंने लिखा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। मैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, चीफ नेशनल एक्टिविटी वाले सेगमेंट में हम लोगों ने देखा 1885 से लेकर के, जब आईएनसी के बनने से लेकर के 1947 देश के आजादी तक में हम लोगों ने देखा अलग अलग घटनाओं को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। जहां जरूरी लगे वीडियो को पॉज करके उसे जूम करके अगर देखना हो तो जूम करके पढ़िए। यहां पर आपका सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है सारे फैक्ट्स के साथ। अब जो छोटा मोटा फैक्ट्स है वो रिसर्च का विषय है, लेकिन इन तीनों चीफ नेशनल एक्टिविटी वाले वीडियो के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ नहीं बचेगा। सारे क्वेश्चंस को आप करने में सक्षम होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेरीज इससे पूरे हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन भेजिए, मैं तो हूं ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक से जय हिंद, जय भारत।